Hello and welcome City Spidey viewers to City Spidey Baate. We have a very special guest today afternoon and his name is Advocate Anish Agarwal. Advocate Anish Agarwal was the lawyer of the residents in the Twin Tower case. The Twin Tower case was in headlines recently. And my first question to Advocate Agarwal, first of all, thank you very much for joining us in our community platform City Spidey TV. And on Spidey Baate today afternoon, sir. नमस्कार नमस्ते मेरा सबसे पहला सवाल आपसे है that how big do you think is this victory in the Twin Tower case? People are saying that it was David versus Goliath kind of battle. However, the way Supreme Court has given the verdict, is it a kind of respite? How big do you think is this victory for you? This victory, Ketan ji, is absolutely massive. इतनी बड़ी विक्ट्री है ये, जो यहाँ के रेसिडेंट्स हैं वो बहुत सारे सीनियर सिटीजन्स हैं और उन्होंने अपने रिटायरमेंट के बाद 10 साल ये लड़ाई लड़ी है. बहुत बड़ी विक्ट्री है. रेसिडेंट्स के लिए तो बहुत बड़ी विक्ट्री है ही, उसके अलावा ये एक बहुत ही बड़ा लैंडमार्क जजमेंट है. बहुत सारे इसमें लीगल इश्यूज हैं जो कि बहुत लंबे समय के लिए कोर्ट ने सेटल कर दिए हैं, क्योंकि ऐसे मामले सुप्रीम कोर्ट में जब बड़े होते हैं तभी आ पाते हैं, एक फ्लैट बायर के केस में नहीं आ पाते हैं. और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कोर्ट ने सेटल करी हैं. लेकिन सालों तक ये डिस्क्रिपेंसीज दिखी और इसके साथ दो चार होना पड़ा यहाँ के निवासियों को. तो हाउ डीप डू यू थिंक ये जो संधान है अथॉरिटीज और बिल्डर्स के बीच, हाउ डीप डू यू थिंक इज द कोल्यूजन बिटवीन द अथॉरिटीज एंड द बिल्डर्स? ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है. ये जो कोल्यूजन था ये फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग था, एकदम शुरुआत से ये कोल्यूजन बहुत ही क्लियर था. और सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर 5-6 सॉलिड फाइंडिंग दी हुई है कि क्यों ये कोल्यूजन दिख रहा है, और सुप्रीम कोर्ट ने हमारी इस बारे में सारी बातें मान ली हैं. पहली तो ये बात है कि जो सैंक्शन प्लान होते हैं वो बिल्डर को सारे रेसिडेंट्स को देने होते हैं एज पर लॉ और इवन एज पर द सैंक्शन प्लान, मगर ये सैंक्शन प्लान्स बिल्डर ने कभी नहीं दिए. और बिल्डर ने बिना रेसिडेंट्स के कंसेंट लिए उन सैंक्शन प्लान्स में फ्लैट्स ऐड करते गए, ग्रीन एरिया को एनक्रोच करते गए, मगर अथॉरिटीज ने बिना कुछ सोचे उन सारे मैप्स को पास करते गए. दूसरी चीज ये है कि जो बिल्डर है उसने 2009 में जब ये सैंक्शन मैप लिया था तब बिल्डर के लेटर्स के हिसाब से ही वो उससे पहले कंस्ट्रक्शन शुरू कर चुके थे, तो ये सैंक्शन कभी मिलना ही नहीं चाहिए था. तीसरी चीज ये है कि जब 2009 का सैंक्शन मिला वो सैंक्शन था 24 फ्लोर्स का, और जो 2012 का सैंक्शन था वो 40 फ्लोर्स का था. अब आप ये बात जानते होंगे कि जब भी किसी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन होता है तो उसकी फाउंडेशन को इतना मजबूत बनाना होता है कि वो पूरे फ्लोर्स को संभाल सके, सस्टेन कर सके. जी, जब कोई 24 माले की बिल्डिंग शुरू में बनाई जा रही हो तो ऐसा संभव ही नहीं है कि बाद में उसकी फाउंडेशन को उतना मजबूत कर दिया जाए. बिल्डर ने ये क्लेम किया हुआ है कि हमको 2009 से पहले से ही पता था कि हमको 40 फ्लोर का सैंक्शन मिल जाएगा, जो कि उनको 2012 में मिला है. तो ये कैसे संभव है बिना कोल्यूजन के? उसके अलावा होम बायर्स ने जाकर के बिल्डर से भी सैंक्शन प्लान मांगे, और जब बिल्डर ने मना कर दिया तो नोएडा अथॉरिटी से भी सैंक्शन मांगे, वो सैंक्शन नहीं दिए गए. उसके अलावा आरटीआई एप्लीकेशन तक फाइल करी गई है बायर्स के द्वारा, मगर वो आरटीआई एप्लीकेशंस में अथॉरिटी ये बोलती है कि हमने बिल्डर से पूछा और बिल्डर ने मना कर दिया. अरे अथॉरिटी को सैंक्शन प्लान सीधे दे देने चाहिए. जो बायर्स हैं उन्होंने पैसे दे करके फ्लैट खरीदे हैं, फ्री में तो लिए नहीं है, तो कोई रीजन ही नहीं था उनको ना देने का. इनफैक्ट ये सैंक्शन प्लान्स बायर्स को 2013 में पहली बार मिले हैं जब हाई कोर्ट के ऑर्डर हो गए इस बार में, वरना सैंक्शन प्लान कोई दे ही नहीं रहा. एक सवाल ये भी उठता है कि हाल ही में खबरों में आया है कि बिल्डर ने एक पुनर्विचार याचिका दायर की है सुप्रीम कोर्ट में, आदरणीय सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दायर की है. तो आपको क्या लगता है कि आपकी ये कामयाबी संपूर्ण और एब्सोल्यूट है? देखिए, जो मैटर सब जुडिस है उसके बारे में तो कुछ बोलना नहीं चाहिए, मगर
हिस्टोरिकली रिव्यू पिटिशंस के सक्सेस रेट बहुत ही पुअर रहे, पहली चीज। दूसरी चीज, रिव्यू पिटिशन होती है इन रिलेशन टू एरर विच इज अपेरेंट ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड। इसमें कोई एरर ही नहीं है, एकदम सीधा सीधा जजमेंट है। एक ही चीज को बार बार बोलने से वो तथ्य बदल नहीं जाते। और तीसरी चीज ये है कि सिर्फ इसलिए कि रिव्यू पिटिशन फाइल कर दी है कोई जजमेंट स्टे नहीं हो जाता। तो ये जजमेंट फुल्ली एनफोर्सेबल है जब तक कि कोर्ट इसको खुद से स्टे ना कर दे। मेरे को कोई रीजन नहीं ऐसा समझ में आता कि इसमें क्यों इंटरफेयर किया जाएगा, मगर ये जजेस का जुरिस्डिक्शन है। जो डिसीजन देना है रिव्यू पिटिशन के बारे में ये वही डिसाइड करेंगे, ये उनके कार्यक्षेत्र में है। जी अनीश जी, कथित तौर पे जो गलत काम हुआ बिल्डर की तरफ से, तो उसके बारे में तो कोर्ट ने अपने विचार रखे ही है। साथ ही जिन्होंने अपनी जिंदगी की कमाई उस फ्लैट को खरीदने में खर्च की थी, तो उनके लिए भी राहत कोर्ट ने दी है। लेकिन ऐसे कितने बायर्स थे, क्योंकि सुनने में आ रहा है कि ऐसे कई बायर्स थे जिनमें से कईयों को राहत दी है, बताया गया है कि उनको इंटरेस्ट समेत उनके जो बकाये थे वो लौटाए जाए, लेकिन ऐसे कुछ बायर्स हैं जिनको अभी तक वो बकाये मिले नहीं है। तो उन बायर्स के लिए कितना लॉन्ग ड्रॉन बैटल, कितनी लंबी लड़ाई आप देखते हैं इसमें? मेरे को एक चीज आपको क्लियर करनी है, 2016 से कम 20-25 ऐसे ऑर्डर हैं जबकि कोर्ट ने बराबर बोला कि जिसको भी पैसे चाहिए वो आके ले ले, ठीक है। इसके बाद सुपरटेक ने बहुत सारे पैसे कोर्ट के निर्देशानुसार जमा भी किए कोर्ट की रजिस्ट्री में, और वो पैसे धीरे धीरे करके उन सारे लोगों को बांट दिए गए विद इंटरेस्ट जिन लोगों ने मांगा। कुछ लोगों के बहुत सारे स्ट्रक्चर्स में लोगों ने फ्लैट्स खरीदे, तो कुछ लोगों के स्पेशल केसेस थे जिनको अलग से कंसिडर कर लिया गया। 600 फ्लैट अप्रोक्सीमेटली बेचे थे सुपरटेक ने, जिनमें से कुल 250 ऐसे लोग बचे थे जिन्होंने रिफंड की मांग ही नहीं करी, और वो चाहते थे कि नहीं भाई हम सिर्फ फ्लैट ही लेंगे। अब इसके बारे में हम लोगों को पक्की जानकारी तो होना संभव नहीं है, पर हम ऐसा अनुमान लगा सकते हैं कि इसमें बहुत सारे हो सकता है सुपरटेक के ऑफिशियल्स हो, हमको पता लगने का कोई तरीका नहीं है। और कुछ हो सकता है ऐसे बायर्स भी हो जो एक्चुअली फ्लैट चाहते हो, मगर ये कहना कि वो फंस गए हैं ये सही नहीं है। वो उनको कोर्ट ने बहुत सारा अपॉर्चुनिटी दिया है, और ऐसा नहीं है कि अभी भी उनके साथ कोई अन्याय किया गया है। कोर्ट ने साफ साफ बोला है कि आपको अपना पैसा विद इंटरेस्ट 2 महीने के अंदर वापस दिया जाएगा सुपरटेक के द्वारा। तो कंप्लीटली इन्फॉर्म्ड चॉइस है उन लोगों की। जी, इस केस जैसे और भी केस है जहां बिल्डर बायर कॉन्फ्लिक्ट होता है, और ये तो उसके कई स्तर पार कर चुका था ये पर्टिकुलर केस। लेकिन चूंकि ये केस एक मिसाल बन गया है, एक उदाहरण बन चुका है, तो आपको क्या लगता है कि बायर्स को क्या खाना पूर्ति करनी चाहिए, क्या ड्यू डिलिजेंस लेना चाहिए जब भी वो कोई भी घर खरीदते हैं? क्योंकि ये एक लौता ऐसा वाकया नहीं होगा जहां अनस्क्रैपलेस बिल्डर्स हैं, और भी ऐसे वाकये होंगे। देखिए, इस केस के बारे में तो चीजें एकदम अलग हैं, क्योंकि उस समय तक रेरा आया नहीं था। आज की डेट में अगर कोई इस तरीके का प्रोजेक्ट बनाता है तो उसको रेरा के अंडर में रजिस्ट्रेशन चाहिए होता है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स जमा करने होते हैं, जो पैसे मिलते हैं वो भी स्पेसिफिक अकाउंट्स में डिपॉजिट करने होते हैं टू अ ग्रेट एक्सटेंट एज पर प्रोविजंस ऑफ रेरा। तो और वो सारे सैंक्शन मैप्स प्लान्स आज की डेट में ऐसा है कि अथॉरिटी को बिल्डर को नॉर्मली वेबसाइट पे अपलोड भी करने होते हैं, और उत्तर प्रदेश की जो रेरा की वेबसाइट पे उन पे अवेलेबल भी होते हैं, पब्लिकली होते हैं। तो अगर कोई इंसान अपना इन्वेस्टमेंट से पहले देखना चाहे कि क्या प्रोजेक्ट है, क्या चल रहा है उसमें, तो वो पूरी तरह से उसको निरीक्षण कर सकता है। पर ये जो स्टेटमेंट है कि इंसान अपने बारे में देख सकता है, ये कुछ हद तक सही है, मगर ये अनलिमिटेड एक्सटेंट तक करेक्ट नहीं है, क्योंकि बायर के पास भी इंफॉर्मेशन लिमिटेड ही होती है। इसीलिए अथॉरिटी का काम यह है कि वो बायर्स की रक्षा करें और ऐसी पॉलिसीज बनाएं जो कि बिल्डर अल्टीमेटली जा करके जो प्रोजेक्ट की अंडरटेकिंग ले रहे हैं वो उनको कंप्लीट करें, और यही रेरा का उद्देश्य भी है। जी, मेरा अगला सवाल आपसे ये है एडवोकेट साहब कि how widespread and prevalent is this pending registry issue in Noida and Greater Noida? क्योंकि ये एक लौता मामला नहीं है। पेंडिंग रजिस्ट्री, बहुत बार लोग रजिस्ट्री का पैसा भरते हैं, बायर्स रजिस्ट्री का पैसा भरते हैं, लेकिन बिल्डर जमा नहीं कराता और अथॉरिटी से देरी होती है। तो हाउ वाइडस्प्रेड एंड प्रिवेलेंट यू थिंक इन योर एक्सपीरियंस इज दिस इशू?
एक तो इशू रजिस्ट्री का है, दूसरा इशू कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्लैट इटसेल्फ का है। तो दोनों काइंड ऑफ मिले हुए इश्यूज ही हैं। अब नोएडा के केस में ऐसे तमाम बिल्डर्स हैं जिन्होंने अंडरटेकिंग ली कि हम एक प्रोजेक्ट को बनाएंगे, मगर वो अपना प्रोजेक्ट डिलीवर करने में अनसक्सेसफुल रहे फॉर एक्स वाई एंड जेड रीजंस, एंड मे बी उसमें साइफनिंग ऑफ फंड्स भी कई केसेस में है। उसमें फिर उसके बाद अगर बिल्डर उसका पैसा ले करके कहीं भाग जाए या फिर वो पैसा ठीक से यूटिलाइज ना हो, तो कभी उसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट ही नहीं हो पाता है, और वो जो एंटिटी है, वो जो कंपनी है जिसने अंडरटेकिंग दी है, अल्टीमेटली वो इंसॉल्वेंसी में चली जाती है। ऐसे एक नहीं, मैं तो 10-15 नाम गिना सकता हूँ। जेपी हो गया, पूरा का पूरा लोटस ग्रुप ही हो गया जिसमें 8-10 कंपनी कम से कम होगी, आम्रपाली हो गया। तो ऐसे सेवरल इंस्टेंसेस हैं, एंड certainly tens of thousands if not lakhs of flats are there जो कि इस तरीके से मुश्किल में फंसे हुए हैं आज की डेट में। पूरा मामला एक्चुअली रेरा के आने के पहले का शुरू किया हुआ है, तो रेरा के आने के बाद शुरू होने वाले प्रोजेक्ट्स में किस हद तक ये प्रॉब्लम आती है, ये अभी आगे देखने पे पता चलेगा, क्योंकि वो अमाउंट डिपॉजिट करना होता है अप टू अ सर्टेन एक्सटेंट एज पर रेरा, एक अलग से अकाउंट में। तो साइफनिंग ऑफ फंड्स मे बिकम लिटिल मोर डिफिकल्ट आफ्टर रेरा। आपने कहा कि फ्लैट खरीदने के पहले रेरा पर इसकी जानकारी जो है ग्राहक है वो जुटा सकते हैं। मेरा अगला सवाल भी रेरा के ही बारे में है। रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी का निर्माण हुआ है, अलग अलग राज्यों में हुआ है, ताकि ग्राहकों की और बनाने वालों, घर जो बनाते हैं उन डेवलपर्स, दोनों के हकों की रक्षा एक तरीके से हो सके। तो अगला सवाल है कि जो बायर्स है वो रेरा को किस तरह से अप्रोच कर सकते हैं और क्या सकारात्मक किरदार रेरा अदा कर सकता है उनके हकों की रक्षा करने के लिए? देखिए, रेरा का तो काम ही यही है कि वो बायर्स के हक की बात करे, और जो बायर्स को फ्लैट्स नहीं मिल रहे हैं या उनकी अदरवाइज भी जो ग्रीवेंस हो रही है उनको पूरा करे। इसके लिए एक पूरा कंप्लेंट मैकेनिज्म दिया हुआ है रेरा एक्ट में। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो बहुत सारे लोग रेरा में जाकर के कंप्लेंट फाइल भी कर रहे हैं। आज की डेट में रेरा के ऑर्डर्स को इम्प्लीमेंट करने में परेशानी आ रही है, क्योंकि ये कहना कि हम बिल्डर के ऊपर पेनल्टी लगा सकते हैं, ये एक बात है, मगर बायर को चाहिए कि फ्लैट बन करके उसके हाथ में है, उसको इस बात से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता कि बिल्डर को कितनी पेनल्टी लगती है। तो इस पूरे मामले में रेरा अथॉरिटी के पास तो बहुत पावर्स हैं, मगर उनके ऑर्डर्स को इम्प्लीमेंट करने में आज एक काफ़ी कठिनाई महसूस हो रही है, स्पेशली उत्तर प्रदेश में। मैं जानता हूं कि ये बात बाकी राज्यों में अलग अलग स्तर पर कार्य चल रहा है। इसमें महाराष्ट्र का रेरा काफ़ी लीडिंग है और वहाँ की जूरिस्प्रूडेंस काफ़ी डेवलप हो रही है तेज़ी से। वहाँ की प्रॉपर्टी का रेट भी काफ़ी ज़्यादा है, इस वजह से वहाँ पर स्टेक्स मच हायर है एक्चुअली, इसलिए ये डेवलप हो रहा है। आई एम श्योर ये जल्दी डेवलप। बिल्कुल, जूरिस्प्रूडेंस की बात आपने कही। जूरिस्प्रूडेंस की प्रक्रिया अक्सर प्रेसिडेंस पे चलती है और आपकी केस के कामयाबी ने एक पॉजिटिव प्रेसिडेंस जरूर सेट किया है। क्या इस केस के बाद, और मैं ये नहीं पूछूंगा, उनकी जानकारी नहीं पूछूंगा, आप भले ही ना साझा करें, लेकिन इस केस के बाद क्या और सोसाइटी जो ऐसे पेंच में फंसी हुई थी उस इलाके की या दिल्ली एनसीटी की, क्या वो भी आपको अप्रोच हुई है, या आपको लगता है कि इस केस से उन सोसाइटीज को किस तरह का बल मिला है? देखिए, ये केस एक जो नॉर्मल बायर की तकलीफें हैं उनके जैसा नहीं है। इस केस में बायर्स ने जब फ्लैट अपने ले लिए तो उसके बाद बिल्डर ने एक अलग से 2 टावर्स का निर्माण करने की प्रयास किए हैं, जो कि एक अलग तरीके का इशू है। बाकी आज की डेट में जो नोएडा में इतने तरह तरह के लोग हैं, उनकी प्रॉब्लम्स ये है कि बिल्डर फ्लैट बना के दे ही नहीं रहा है। वो एक बहुत ही बेसिक इशू है, मगर अगर फ्लैट बना के दे नहीं रहा है तो उसके लिए यही हो सकता है कि कोई और अथॉरिटी आकर के उसको या तो कंप्लीट करे या फिर बिल्डर से वो प्रोजेक्ट ले लिया जाए। व्हाट एल्स? बिल्कुल, आपने बात कही रेरा की, आपने बात की इस केस के पूरे मिसाल की, तो आपको क्या लगता है कि और इस पर्टिकुलर केस के हवाले से आपने कहा कि जो ग्राहक थे, जो खरीदार थे, उनको अंधेरे में रख के बिल्डर ने ये सब काम कथित तौर पे किया। सो अभी जो मौजूदा लीगल रेमेडीज है और रेरा भी है, तो कितना मुमकिन है किसी बिल्डर को ऐसी चीज दोबारा दोहराना? ये तो
मैं कहूँगा कि ये जो हुआ है ये बिना कल्यूजन के संभव ही नहीं। तो अब अगर कल्यूजन होता है आगे तो फिर मे बी फिर से संभव हो, बट जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, जितनी रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं, जितनी कंप्लायंस करनी होती है, इस तरह का चीज़ करना बहुत ही डिफिकल्ट है, स्पेशली आज के दौर में जब रेरा आ गया है। उस समय तो एक्चुअली रेरा था भी नहीं, उस समय यूपी अपार्टमेंट्स एक्ट भी शुरू में नहीं था, बाद में आया है 2010 में। जी, एडवोकेट साहब, आपने हमारे सारे सवालों का जवाब दिया और वाकई में ये केस एक मिसाल ही बन गई है और उम्मीद करते हैं कि ये खरीदारों को तो राहत दी ही गई है, ये केस आने वाले केसेस के लिए भी मिसाल बने। साथ ही जो कम्युनिटी में जो लोग हैं, जो खरीदार है, उनको और सजग होना पड़ेगा, उनको अपने हकों के बारे में भी होना पड़ेगा। और जब भी आप फ्लैट खरीदते हैं, कई सारे ऐसे ग्राहक, आपने कहा कि इस केस में भी कई सारे सीनियर सिटीजन्स थे जिन्होंने अपनी जिंदगी की जोड़ी हुई कमाई इन फ्लैट्स को खरीदने में खर्ची थी। तो ऐसे लोग जो हैं वो भी सजग रहे और इसके बारे में ये चर्चा और आपने जो सुझाव दिए हैं वो वाकई में कारगर होंगे और जो है कामयाब साबित होंगे। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया एडवोकेट अनीश अग्रवाल जी। थैंक यू। और इस प्रोग्राम को देखने वाले जो हमारे दर्शक हैं उनसे हम निवेदन करना चाहेंगे कि अगर ये प्रोग्राम आपको पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हम YouTube, Instagram और Facebook पर मौजूद है।